किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा भाग है 3 यानी पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के हमारे 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके द्वारा आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस होगी। तो हमारी आज से ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई यानी प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से जो 2024 तक के हैं संपूर्ण पीवाईक्यू इस चैनल पर लगवाए जाएंगे और हमारे सोशल साइंस के भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं यानी 2011 से 24 तक के सारे। अब हमारा ईवीएस बचा था, इसके भी लगवाए जाएंगे और हमारा जो बाल विकास है वो तो कंटिन्यू ही चल रहा। तो सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं और जिसने एनसीईआरटी नहीं करी वो भी करवा दी गई। तो आप चैनल पर ज़रूर चेकआउट कीजिए और देखिए और आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम डिटेल्स में ना पढ़कर जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि आप सभी पढ़ तो चुके होंगे, इतना टाइम नहीं बचा है। हमारा एक ही मंथ बचा है जिसमें हमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है ना कि उन्हें करते बैठना। करिए, आप करिए जल्दी से, आप आंसर इसका लगा के बताइए, फिर मैं आंसर देती जाऊँगी। तो आप ज़रूर चेकआउट करते जाइए। तो हमारा पहला है क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16.50 घंटे पर यानी 16:50 मतलब 16 घंटे और 50 मिनट पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। और आप मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा क्योंकि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से आप तो सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखिएगा, उसके आंसर दीजिएगा। और 26 नवंबर 2022 को 12:05 यानी 12 घंटे और 5 मिनट पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको आप लगाइए क्वेश्चन को, फिर आंसर मैं बता देती हूँ। आपने तो कर ही चुके होंगे क्वेश्चन देखकर। तो इसका आंसर है दूसरा यानी 1532 किलोमीटर। कितना है? 1532। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है आगे कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे। इमारतों से दूर खुले में रहिए या निकटतम इमारत में भाग जाइए या निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए या पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो यदि आप सुरक्षा पाना चाहते हैं और आप उद्यान यानी पार्क में है और भूकंप आ गया, उससे सुरक्षा पाना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। क्या करेंगे, जो इमारतें हैं उनसे दूर खुले में रहेंगे क्योंकि इमारतें गिर भी सकती हैं, इसलिए खुले में चले जाएंगे हम। फिर है आगे का क्वेश्चन। तो हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन फेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। ये कहाँ पर निहित है? मधुबनी में, बरेली में, कलमकारी या फुलकारी यानी रंगीन पेस्ट यानी चावल के रंगीन पेस्ट जो चित्रकला की जाती है वो कौन सी चित्रकला होती है और कहाँ पर होती है। तो ये मधुबनी में होती है। मधुबनी क्योंकि ये मधुबनी कला मधुबनी में होती है, हमारे बिहार राज्य में है ना। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर है। फिर ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी एवं सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो ऐसा कौन सा जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है, ऐसे भोज्य पदार्थों के समुच्चय का चयन करना है जिन्हें आपको बता दिया गया है, जिन्हें भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन जिसे पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। तो वो है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे। तो हमारे आगे है नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम में ज्ञात करना है इसको। तो कैसे क्रम कर सकते हैं क्योंकि
अत्यधिक प्रदूषण हो गया है नदी के जल में। तो नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, या जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, या जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो देखो पहले तो वो आएगा हमारा डी, क्योंकि जल में जब हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े जाएंगे तब और उपाय करे जाएंगे। तो उसके बाद नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित हो जाएंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो, जब इतनी रासायनिक हानिकारक रसायन छोड़े जाएंगे तो जल जरूर गंध होगा, प्रभावित होंगे रंगों से। और उसके बाद जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रहेगा। जो जल में जलीय जीवन है वो जीवित नहीं रह पाएगा। फिर सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो जाएगी, है ना। फिर उसका ना कोई पानी पी पाएगा, वो खराब ही हो चुकी होगी। तो पहला डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस प्रकार से हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा सी हो जाएगा, यानी तीसरा डी ए बी सी, है ना। फिर है आगे। तो हम हमारे क्वेश्चन लॉजिक के अनुसार भी लगा सकते हैं कि हमने ये सब पढ़े हैं हमारी एनसीईआरटी में, तो उसके अनुसार हम लगा सकते हो। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों द्वारा होता है? गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूँ, ओट्स, आलू, गुलाब, गन्ना, गेहूँ, गन्ना, चावल। तो हमारा जो निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रबंधन बीजों द्वारा होता है? तो वो है चावल, गेहूँ, ओट्स। क्या है? चावल और गेहूँ ओट्स के द्वारा होता है ना। फिर है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो हमारा जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं भोजन, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन कौन सा? इडली, चटनी, चावल, सांभर, या रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा, या रोटी, सांभर, बाँस की करी, मछली, या करी फिश करी, या फिश करी, मछली करी, टेपियोका और चावल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि वहाँ का भोजन है हमारा इडली, चटनी, चावल, सांभर, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे। ए की दो बहनें और बी और सी हैं। ए का डी पति है और बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो ये आपको पहले करना है, फिर इसके बाद इसका जवाब देना है। तो आप वैसे बताइए कि ए की दो बहनें हैं बी और सी, ये रहा हमारा ये, और ये है हमारी दो बहनें, कौन? बी और सी। कौन है हमारी? ए की दो बहनें हैं, कौन? बी और सी। ए का डी पति है, ए का क्या है? डी पति है। जी है ए का है डी पति, तो इतना डी बना देते हैं। ए है पति और इसकी दो बहनें हैं जी है। फिर है बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? जी है बी और सी, इन दोनों का डी से क्या संबंध है? तो देखो ए की ये है क्या? बहनें दोनों, और डी है क्या? ए का पति। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दो बहनें ए की ये रहीं और इसके पति डी रहे। फिर और बी और सी की पुत्रियों का, इन दोनों की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि डी उनकी क्या है? आंटी। इसमें जो क्वेश्चन में गाइड में दिया गया है उनके अनुसार डी उनकी आंटी लगेगी, और लेकिन मुझे नहीं लग रहा आंटी लगेगी, क्योंकि अगर ए की दो बहनें बी और सी है तो ये का पति डी है, ठीक है। तो ये तो बहनें हैं तो इनकी जीजाजी हो गए, डी बहनों के जीजाजी हो गए, ये की पति हैं। तो फिर बी सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? तो बी सी की जो पुत्री होंगी तो वो तो जो बहनें हैं उसकी मौसी हो गई ये, तो मौसा जी डी हो गए। तो क्या लगेंगे? उनकी पुत्रियों के पिता भी लग सकते हैं, यानी उनकी बेटी भी मान सकते हैं। पर आंटी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गाइड में आंटी ही था बुक में, तो हमारा आंटी है। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इसका ये राइट है, लेकिन बुक के अनुसार दूसरा है, हमारे अनुसार हमें चौथा लग रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? सूरजमुखी, या आँख, मदार, या आम, या जेंथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा जो
वायु द्वारा फैलेगा उसकी संभावना है, वो है आग या मदार। इसको आग या मदार बोलते हैं, इसकी संभावना है फैलने की, है ना। फिर है आगे वहाँ, तो आप दुकान से गेहूँ लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियाँ बनाती है। गेहूँ से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो सही क्रम क्या है गेहूँ की रोटी बनाने का? तो एक पात्र में आटा लें और आटा गूँथें, रोटी सेकें, गेहूँ का आटा बनाएं। तो गेहूँ का आटा तो बनता ही है, तो हमें क्या सही क्रम में लिखना है इसको। तो गेहूँ का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें और आटे के पेड़े बनाएं, रोटियां सेकें। तो देखो पहले हमारा होता है कि आटा लें, तो आटा पीसें, गेहूं का आटा बनाएं, तो आटा पीसें और रोटियां बेलें। गलत हो गया क्योंकि लास्ट में रोटियां नहीं बेलते। फिर है हमारा ये दूसरे नंबर का कि रोटियां सेकें और आटा पीसें और गूँथे, पहले नहीं आएगा, पहले पीसें, तो ये गलत हो गया। और ये हमारा गेहूं का आटा बनाए, लास्ट में कैसे हो जाएगा, पहले आटे ही बनाते। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है, क्योंकि गेहूं का आटा बनाएं, फिर आटा लें पात्र में एक, फिर गूँथें आटे को, फिर आटे के पेड़े बनाएं, फिर उसकी रोटियां सेकें। तो हमारा इसके अनुसार क्या दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है, या खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, या खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, या खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमें क्या देखना है, इनको कौन सी सलाह दी जाती है। खाद में जैव निम्नकरणीय है एवं खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। तो हमारे 3 ही सही है, ना कि हमारा 4 यानी डी नहीं है, तो हमारे 3 है। तो दूसरा आंसर इनके अनुसार राइट हो जाएगा। फिर है आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप गंगा नदी के किनारों पर बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग और दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। क्या हो जाएगा? कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही हो जाएगा? तो पहला है गेहूँ मूसलाजड़, या धनिया मूसलाजड़, या गाजर झकड़ाजड़, या बांस मूसलाजड़। तो जो युग्म सही माना गया वो है धनिया, जिसकी मूसलाजड़ होती है। तो धनिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप और सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? मेढक, छिपकली, चमगादड़, मछली। तो जो हमारा सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है वो है छिपकली। इन सभी का निकटतम संबंधी हो जाएगा छिपकली। फिर है आगे, निम्नलिखित में से पैगियोनों को क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से पैगियोनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? तो उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है, या उनका शरीर धरा रेखीय है, या वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या वे साथ साथ इकट्ठे होकर तथा चिपक कर जीवित रहते हैं। तो पैगियोनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? वो है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। क्या है कि वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर है बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त स्थान से परिचय करता है। कौन सी? तकनीक, अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय के व्यवस्थाओं, या गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, या युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, या स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को
पढ़ने हेतु। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है ये देखना है। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा हमारा राइट आंसर है इसका, यानी ACD। तो यहाँ देखते हैं, तो हमारा यहाँ के अनुसार फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ACD। फिर है आगे, EBS का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत, अधिक और रुचिकार परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। तो देखते हैं आगे, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं और विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। फिर है आगे, विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार कि विद्यार्थियों को हमारे देश की विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है समझ, अनुप्रयोग, सृजन, विश्लेषण। तो जो हमारा वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है वो है सृजन। कौन सा है? सृजन वर्ग है। फिर है आगे, एक EBS शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा, संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार रूब्रिक द्वारा, है ना। फिर है, आयशा एक कक्षा 5वीं की EBS शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, या चारों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, या अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, या अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष व संप्रेषण करना, यानी हमारा फोर्थ राइट आंसर माना जाएगा। EBS के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है सहयोगात्मक उपागम या समाकलित उपागम या क्रियाकलाप उपागम या व्याख्यान संग प्रदर्शन। तो EBS के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, तो वो है समाकलित उपागम। क्या है? समाकलित, यानी दूसरा राइट आंसर है हमारा। फिर है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है और वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचानने एवं उनको नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? तो समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, या प्रदर्शन, या व्याख्यान विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा वह किसका सहयोग कर रही है, उपयोग। तो वो कराती है हमारे किसके? सहयोगात्मक अधिगम की विधि का। किसका? सहयोगात्मक अधिगम की विधि का प्रयोग। फिर है आगे, तो यहाँ पर है, टीना एक EBS शिक्षिका है जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर बता देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, या यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा
डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, या शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो राइट आंसर हमारा 4th ही हो जाएगा कि उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है, यानी शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। फिर है आगे, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि किले, डीब, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है और उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करे और अन्य सभी छात्रों को समझाए कि वे मिली के सौतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें, या उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेगी, या मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वो करेगी मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेगी। फिर आगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है? तो कहानी, कविताएं तथा, तो हम अपने कथन को पढ़कर आंसर देंगे, यानी शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है। देखते हैं कौन करता है ऊपर करके। तो हमारा कहानी, कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके, या पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, या संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, या ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन? ए और सी, यानी कहानी, कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके और संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जा सके। तो हमारा ए सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट राइट आंसर है। फिर है आगे, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो हमारा जो ईवीएस है उसके लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, उसको देखते हैं। भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, या क्षेत्र भ्रमण, या व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, या संवादात्मक शिक्षण। तो हमारा राइट आंसर है डी, यानी व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन। डी हमारा राइट हो जाएगा कि व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। देखना है वाला नहीं पूछा है, नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा। सीना दृष्टिबाधित है तथा वह ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो वो आपसे क्या करेंगी? तो आप क्या करेंगी? जाना चाहती है। उसके अभिभावकों से कहें कि उन्हें मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। मना तो नहीं कर सकते, ये तो सरासर नेगेटिव दिया गया है। फिर है उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें, या उनकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये राइट हो सकता है। 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो राइट सी और डी करना चाहिए, ये दोनों सही है, यानी फर्स्ट राइट है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? अवलोकन, चर्चा करना, साथ मिलकर कार्य सीखना, यानी करना, या प्रयोग। तो ईवीएस में जो भावात्मक पक्ष से संबंधित है उसका आकलन का संकेतक है क्या? साथ मिलकर कार्य करना या सीखना। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेली क्लासेस आती रहेंगी, एक दिन छोड़ के भी आ सकती है क्योंकि इमरजेंसियाँ आ जाती है, सबके साथ होता है। क्लियर आपको सही सही बता देते हैं पहले से। और आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर आगे जितना भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। तो ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा या रही, सुनने का कौशल या प्रदर्शन कौशल या विवेचना कौशल या समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा बेहतर नहीं कर रही है, वो है प्रदर्शन कौशल। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन, यानी राइट आंसर हमारा दूसरा है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। तो चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।